पर मैं इतना कह सकता हूं कि ऋषिदान वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें राष्ट्र की कल्पना दी, अन्यथा हम भी किसी एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य में होते आज जहां पर अपना नहीं ब्रिटिश राज ही हमेशा के लिए हमेशा रह चुका होता। विषय आर्य समाज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा उससे काफ़ी समय पहले से, क्योंकि आर्य समाज की एक्चुअल शुरुआत होती है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस कार्य क्षेत्र में उतरने के साथ साथ। आर्य समाज इटसेल्फ की स्थापना हुई 1875 में, 1875 में मुंबई में। महर्षि दयानंद का जन्म हुआ 1824 में टंकारा में। वो कार्य क्षेत्र में लगभग 35 साल बाद उतरे, यानी कि लगभग 1860 के आसपास। जब वो मथुरा से पढ़ कर के बाहर निकले तब उनको लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश हमारा वो तो नहीं है जिसको जो था, बदला हुआ है। बदलाव क्या क्या आए हैं उसको गहराई से समझा, गहराई से जाना, देखा, घूमने के बाद उनको ये लग गया कि हमारी ही कमियों के कारण से आज हम गुलाम हैं। ये पहचान लेना कि हम गुलाम हैं, सबसे पहली मैं कामयाबी ऋषि दयानंद की इस रूप में मानता हूं कि उन्होंने इस बात को बड़ी बारीकी से 1860 में समझ लिया था कि हम गुलाम हैं। आप कहेंगे ये तो और लोगों को भी मालूम था, सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आज इस बात को और ज़्यादा खुल करके चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक आक्रांता यहाँ पर रहे, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए। उन्होंने देखा भारत तो बड़ा संपन्न है, इसके ऊपर अधिकार करना चाहिए। लूटने मंदिर को आए थे, देखा कि ये तो कोई भी लूटे, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। मंदिर लूटा जा रहा है, कोई रोकने वाली सत्ताएं नहीं है, लोग भी नहीं है, तो क्यों ना ऐसे देश के ऊपर जिसमें एक एक मंदिर के अंदर इतना सारा सामान रखा हो, क्यों ना इसके ऊपर अब अधिकार ही कर लिया जाए। अधिकार कर लिया। एक आया, उसने इतने पे किया, दूसरे ने देखा उसका वहाँ पर अधिकार हो गया, एक वो भी आया, तीसरा आया, चौथा आया, और आहिस्ता आहिस्ता इस सारे देश के ऊपर मुग़ल सत्ताओं जैसी सत्ताओं का समय समय पर अधिकार होता रहा। और मैं समझता हूँ कि 1700 के आसपास लगभग इस देश के ऊपर मुग़ल सत्ताओं का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। ऐसे समय में जब दूसरे शासकों को भी ये पता लगा कि भारत जैसी भूमि पर जहाँ इतना सब कुछ साधन संपन्नता है, वहाँ पर इतना बड़ा अधिकार कर लिया गया, क्यों ना हम उस अधिकार को दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विचार करके कि यहाँ से व्यापार किया जा सकता, आई तो थी, और उसने भी ये देखा कि इन सत्ताओं को जो अलग अलग ग्रुप में बटे हैं, हराना आसान है। उन्होंने भी अपना अधिकार यहाँ पर करने की कोशिश की व्यापार के लिए। पहले वाले लूटने आए थे, फिर अधिकार किया, दूसरे वाले व्यापार करने आए थे, फिर अधिकार किया। सीधे चलते हैं 1757 में। 1757 में एक ट्विस्ट आया इस हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में। और उस समय जो सत्ता चल रही थी, मुग़ल सत्ताएं अलग अलग उनके सिपहसार, कोई बंगाल के ऊपर बैठा है, कोई औरंगाबाद के ऊपर बैठा है, कोई मराठवाड़ा के ऊपर, कोई दिल्ली की सत्ता पे, ऐसे ऐसे, लेकिन मुग़ल शासन था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल चुका था काम करने का, लेकिन उनको ये समझ में आ चुका था कि केवल व्यापार के अधिकार से इस देश को शोषण करना मुश्किल है, सत्ता चाहिए। और उस सत्ता के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध को इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, उसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया तब वहाँ दो सेनाएं आमने सामने थी। एक सेना थी मुग़ल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सिराजुद्दौला, और दूसरी सेना थी क्लाइव की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। दोनों सेनाएं लड़ रही हैं। अब देखने की, समझने की बात यहाँ पर है, दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। किसके लिए? इस भारत पर अपना अधिकार करने के लिए। दोनों ही सेनाओं में जो सैनिक हैं वो दोनों के दोनों सैनिक भारत के हैं। कुछ क्लाइव के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सिराजुद्दौला के लिए लड़ रहे हैं, पर दोनों को ये मालूम नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये दोनों मेरे ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और मेरा उपयोग कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि राष्ट्र की कल्पना ही नहीं थी कि ये कोई राष्ट्र है और मैं इसका नागरिक हूँ। हमारी ये कल्पनाएं सदियों तक खो चुकी थी। हमारे को ये बताने वाला कोई भी नहीं था कि ये भारत है भाई, आप इसके मूल निवासी हो, ये आपका देश है। ये भी आक्रांता हैं जो आपके ऊपर शासन कर रहे थे, और ये जो नए आए हैं ये भी बाहर से ही आकर के आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। हमें मालूम नहीं था, हम केवल रोटी के लिए इसकी सेना में, रोटी के लिए इसकी सेना में लड़ रहे थे। और देश जिस तरह से बढ़ चुका था छोटे छोटे टुकड़ों में, रजवाड़ों में, हर राजा को अपनी सत्ता की चिंता थी। मेरी झांसी सुरक्षित रहे,
मेरा राजस्थान सुरक्षित रहे, मेरा पटियाला सुरक्षित रहे, मेरा बंगाल सुरक्षित रहे, मेरा लखनऊ सुरक्षित रहे। जो छोटे छोटे राजा थे उनकी नज़रों में देश नाम की कोई कल्पना नहीं थी। ये इतिहास कहता है। मेरे को चिंता है मेरी जगह की, मेरे को चिंता है, अगर मैं सुरक्षित हूं, अंग्रेज सरकार मुझे अगर संरक्षण दे रही है तो फिर कोई चिंता नहीं है, मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं महारानी को नमस्कार करता हूं। इस परिकल्पना के साथ ये देश चल रहा था। जब अंग्रेज ने जिसको तंग करना शुरू किया, उसी की राष्ट्रभक्ति आगे जागी निश्चित रूप से अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन वो केवल तब जागी जब उसके राज्य पर अधिकार करने का इच्छा उत्पन्न हुई अंग्रेज सरकार की। ऋषि दयानंद की एंट्री कहाँ पर होती है उसको आज थोड़ा सा समझेंगे। 1757 से 100 साल बीत गए और 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस कदर इस देश को लूटा वो एक अलग इतिहास है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। लेकिन 100 साल बाद एक क्रांति सी जागी इस देश के अंदर। क्रांति क्या थी? क्रांति ये थी कि इस देश को दोबारा से वही सत्ता चाहिए जिस सत्ता को हरा करके अंग्रेज यहाँ पर आए थे। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उस समय जिस समय 1857 के युद्ध की चिंगारियाँ आगे बढ़ रही थीं, उस युद्ध की चिंगारियों में एक ही आवाज़ थी कि हमें बहादुर शाह जफर को दोबारा से इस कहाँ का राजा बनाना है? इस भारत का राजा बनाना है, शहंशाह घोषित करना है, बादशाह घोषित करना है। लक्ष्य क्या था? फिर से उस मुगल सत्ता को वापस लाना। और इस और अंग्रेजों का जो लक्ष्य था हमारी अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करना। यहाँ पर आकर के सबसे बड़ा बिंदु कनेक्ट होता है जिसको आज हमें आराम से सोचना पड़ेगा। एक तरफ हमारा लक्ष्य था बहादुर शाह जफर को राजा बना देना, दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य था अंग्रेज सरकार को पुनः स्थापित मजबूती से कर देना। अंग्रेज सरकार ने जब इसकी उठते हुए बिंदुओं को देखा, हमें बांटने की कोशिश की, सिखों को अलग किया, मराठों को अलग किया, कुछ को जहाँ जहाँ तक जिस को सहयोग दे करके अलग किया जा सकता था किया। और उन्होंने ये बात हमारे यहाँ पर बैठाने की कोशिश की, देखो अगर दोबारा से मुगल सत्ताएं आ गई तो आपके ऊपर जो अत्याचार वर्षों से उन्होंने किए हैं वो दोबारा से शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप हमारा साथ दो। इस रूप में भारतीय उस समय दो हिस्सों में बट गए। कुछ चाहते थे कि बहादुर शाह जफर बादशाह बन जाए और कुछ चाहते थे कि अंग्रेज़ों की सत्ता, ये ठीक है, इन्होंने न्यायालय खोले हैं, इन्होंने स्कूल खोले हैं, इन्होंने हमें जाहिली ज़िंदगी से निकाल करके बाहर किया, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो भारतीयों के दो हिस्से में बढ़ जाने के कारण से अंग्रेज़ों को उसका लाभ मिला और अंग्रेज़ इस सत्ता पर वापस आ गए। परिवर्तन इतना सा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल कर के सत्ता महारानी के हाथ में सीधे चले गई, यानी कि अंग्रेज़ सरकार अब भारत की भी मालकिन बन गई, विक्टोरिया हमारी भी मालकिन बन गई। यहाँ पर आकर के ऋषि दयानंद की एंट्री होती है और इसी बिंदु को मैं मुख्य रूप से आपके बीच में कहना चाहूँगा। अभी तक हमारे सामने दो विचारधाराएं चल रही थी, विचारधाराएं। एक थी, बादशाह बना भी दिया गया था कुछ देर के लिए उसने सत्ता स्थापित कर भी ली थी दिल्ली के दरबार में। अंग्रेज़ों की फौज ज़्यादा मजबूत थी इसलिए हटा करके उनको भेज दिया गया रंगून की जेल में। अब अंग्रेज़ सरकार जब वहाँ से आई तो उन्होंने एक संदेश मजबूती से भारतीयों को देना चाहा और वो संदेश बड़ा स्पष्ट था कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए, एग्री, मानते हैं, काफ़ी किए, बहुत किए, गलत था, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब महारानी ही इस देश की रानी बन गई हैं, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसा सलूक महारानी अपने देशवासियों के साथ करती हैं, अब भारतवासियों के साथ भी वैसा ही सलूक होगा। माता पिता के समान जैसे माँ अपने पुत्रों का पालन करती है, चार्टर बनाया गया और चार्टर अलग अलग जगह जा करके लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अब भारतीयों का गुस्सा ठंडा हो जाए, अब भारतीय अंग्रेज सरकार के खिलाफ ना बोल सकें, इसलिए वो चार्टर को ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया और भारतीयों को भी अब लगने लगा अब ठीक है ना, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी थी चली गई, अब अंग्रेज सरकार आ गई है। जैसे महारानी इतने बड़े राज्यों को संभालती हैं वैसे ही अब हमारा भी पालन पोषण होगा, हम भी खुशहाल होंगे, अब हम ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं, ब्रिटिश इंडिया के नागरिक बन गए हैं। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेज़ों के समय में तैयार कर लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों में, उनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट बन चुकी थी। उन जाहिल मुगलों से अंग्रेज पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छे हैं, अब विवाद का कोई फ़ायदा नहीं, अब ये देश के शासक बन चुके हैं, अब साथ इनका देना चाहिए। और बस यही विचार था
जो ऋषिदान को नागवार गुजरा। अब देखिए, यहाँ पर किसी के मन में ये भाव नहीं था कि ये सत्ता हमारी होनी चाहिए। ये सत्ता की इच्छा पैदा कैसे हुई, ये राष्ट्र की इच्छा पैदा कैसे हुई? अगर मुझे यही नहीं मालूम है कि ये मेरा राष्ट्र है, तो मैं ये कैसे कहूँगा कि इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए? मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं था कि ये मेरा राष्ट्र है। मेरा पटियाला है, मेरा लखनऊ है, मेरा निजामाबाद है, मेरा केरल है, मेरा जयपुर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा कश्मीर है। भारत की संकल्पना थी ही नहीं बंधुओं। और ऐसे समय में ऋषिदान ने जो वाक्य लिखा, जो वाक्य पूरी तौर पर एक बदलाव का कारण बन गया, और ये इतिहास का ऐसा बिंदु है, चाह कर के भी मैं और आप बदल नहीं सकते इस इतिहास को। हमारे यहाँ पर राष्ट्र और स्वदेश नाम की कोई कल्पना नहीं थी। ऋषिदान ने उस समय, जब भारतीयों का गुस्सा ठंडा होने लगा था, ठीक है छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, तब ऋषिदान ने एक वाक्य लिखा और उनके अमर ग्रंथ में लिखा। कह तो वो काफ़ी चुके थे, बोल तो वो काफ़ी चुके थे अलग अलग जगह पर लिखने के लिए जब शब्दों का इस्तेमाल होता है तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है लिखने से पहले। बोलने में मैं कुछ भी बोलता हूँ, लिखने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। ऋषिदान के वो वाक्य को जूँ कहें तो समझिए, शुरू कहाँ से होता है वो वाक्य? कोई कितना भी करे, शुरू यहाँ से हो रहा है। इससे पहले एक भूमिका नहीं है उसकी, किसी कोई भी शब्द लिखा है, कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। और आगे लिखा, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित। क्यों? महारानी कहती थी अब आपके साथ में धर्म के नाम पर कोई शोषण नहीं होगा, सबको बराबर माना जाएगा। ऋषिदान क्या लिख रहे हैं? अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। यह वाक्य अपने आप में इतना गहरे अर्थ को लिए हुए है, इतने गहरे अर्थ को लिए हुए है कि इससे पहले किसी के मन में यह नहीं था कि यह देश मेरा है। हम सब सहज मान चुके थे कि अब ये सरकार, अब ये ठीक है, हम अंग्रेज नागरिक हो चुके हैं। पर ऋषिदान ने उस समय कहा कोई कितना भी करे। वो ये कह रही थी कि मैं माता पिता के समान तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। ऋषिदानंद कह रहे हैं कोई कितना भी करे, लेकिन विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। इसलिए जो स्वदेशी नाम, स्वदेशी राष्ट्र, ये मेरा राष्ट्र है, इसकी संकल्पना देने की जो शुरुआत ऋषिदानंद ने की, वो ही इस राष्ट्र को एक दिशा बदलने का कारक बन गई। उसके बाद दूसरा जो मुख्य देन ऋषिदान के माने, तो वो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऋषिदान ने हमारे को और क्या दिया। उन्होंने दूसरी बड़ी चीज़ दी कि ये देश तुम्हारा छोटा सा राज्य नहीं है। इस देश की परिकल्पना वो है जो आर्यवर्त की परिकल्पना है। वहाँ ईरान, इराक से लेकर के और पूरा ये पूरा हिमालय पर्वत से नीचे निकलते हुए जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, ये जो पूरी की पूरी स्थान है, इसी का नाम था आर्यवर्त। और ये तुम्हारा देश था, तुम्हारे ही पूर्वज इसके राजा थे, और इन्हीं राजाओं का सारी दुनिया पे साम्राज्य था। सोचिए जरा, अभी तक हमें पता ही नहीं था। अभी तक हम क्लाइव के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक हम उनकी सेना में लड़ रहे हैं। अब ये, अरे देश मेरा था। जब मुझे पता लग जाए कि ये स्थान मेरा था, तभी मैं उसके लिए लड़ूंगा ना। जब मुझे पता लगेगा ये तो मेरा होना चाहिए, तभी मैं उसके लिए लड़ूंगा। जब तक मुझे यही नहीं मालूम था। तो आज ऋषिदान और आर्य समाज की विचारधारा का जो सबसे बड़ा आरंभ जहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है कि उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि ये राष्ट्र था, तुम ही इसके मालिक थे। हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश की गई थी, की गई है, अभी भी उसका कहीं ना कहीं अंश दिखते हैं। तुम बाहर से आए थे। जब अंग्रेजों को बताया गया तुम बाहर से आए, तो उन्होंने कहा तुम ही बाहर से आए हो। ये इतिहास में बदलने की अंग्रेजों की साजिश थी कि तुम्हें भी बाहर का बता दिया जाए, तो फिर हम भी बाहर के, तुम भी बाहर के, तो फिर भारत किसका? हम सब मिलकर करते हैं इसको ना। ऋषिदान ने बहुत शानदार बात लिखी है, और वाक्य है, आर्य बाहर से नहीं आए, वो इसी देश के मूल निवासी हैं। और आर्यवर्त विश्वगुरु था। सारी दुनिया यहाँ पर आकर के सारे ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा लेती थी, इसीलिए इसको विश्वगुरु कहा जाता था, ताकि सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के, जब ये स्वाभिमान जागा, जब ये बातें फैली, जब इन बातों का समाज में प्रसार शुरू हुआ, उस समय एक नई विचारधारा की डेवलपमेंट हुई। नहीं भाई, अब ये देश हमारा है। मुगलों को भेजा, अब अंग्रेजों को भेजना हमारी। इस विचारधारा को डेवलप करना ही, इस विचारधारा को जन्म देना, मैं समझता हूँ ऋषिदान की सबसे बड़ी देन में से एक है। एक जगह नहीं लिखा,
स्वदेश, स्वाधीनता एक जगह, दो जगह, चार जगह, पांच जगह, आठ जगह, 15, 20 जगह नहीं लिखा, अनेक जगह पर लिखा, अनेक व्याख्यानों में बोला, अलग अलग पुस्तकों में लिखा। ईश्वर से प्रार्थना करने के समय जो वैदिक विनय, उनकी पुस्तक उन्होंने लिखी आर्याभिविनय, आर्याभिविनय में वो क्या लिखते हैं, हम किसी के अधीन ना रहें, ये शब्द है उनकी प्रार्थना में। मैं परमात्मा से क्या प्रार्थना करूं, हम किसी के अधीन ना रहें। बंधुओं, ये तो रही ऋषिदान की भूमिका। ऋषिदान का जाना हुआ इस दुनिया से 1883 में, 1883 में वो हमसे चले गए। लेकिन वो जो विचारधारा थी सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से और डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज के माध्यम से जिस कदर फैली, एक आंदोलन था, एक आंधी थी। मतलब अगर मैं तूफान के रूप में भी कहूं तो इस विचारधारा को तूफान कहा जा सकता है, जो एकदम से सबको धराशायी करता हुआ फैला चला जा रहा था तेजी से। और उसके फैलने के ऋषिदान के जाने के केवल 12 साल बाद एक संस्था की देश में स्थापना होती है। उस संस्था का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आज इस गोष्ठी में अपने मन को स्पष्ट कर सकता हूं। भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी योजना के अनुसार हुई। जब आर्य समाज का प्रभाव बढ़ रहा था 1865 से लेकर के और 1885 तक 20 साल में देख चुके थे ऋषिदान के प्रभाव को अंग्रेज। वो समझ चुके थे, जिनको हमने अपना देश, अपना भक्त बनाया था 20 से 25-30 सालों की मेहनत के बाद, आज ये विपरीत हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग ही था जो आर्य समाज के साथ जुड़ा। आरंभिक तौर पर, सबसे पहले तौर पर पढ़ा लिखा वर्ग था, पूरे पंजाब का, पूरे बंगाल का और महाराष्ट्र, पुणे और दिल्ली आदि का, पूरे उत्तर भारत का पढ़ा लिखा वर्ग आर्य समाज के साथ जुड़ा। और उनको ये लगने लग गया कि अगर इस समय अपनी विचारधारा के लोगों को लेकर के एक बड़ा संगठन ना बनाया गया, दिक्कत आएगी। बंधुओं, ये कहना चाहिए क्योंकि इतिहास कहता है, कांग्रेस के अधिवेशनों में 30 सालों तक लॉन्ग लिव विक्टोरिया, ध्यान दीजिएगा, ऋषिदान 1875 में कह रहे हैं कि विदेशियों का शासन मंजूर नहीं, और कांग्रेस 1905 तक लॉन्ग लिव विक्टोरिया के नारे के साथ में और महारानी की स्वस्थ रहने और अंग्रेज सरकार के हमेशा बने रहने की कामना के साथ अपना अधिवेशन शुरू कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? मेरा विषय आज वो नहीं है, वापिस आता हूँ। कांग्रेस की विचारधारा में देश लेने की इच्छा नहीं थी। कुछ सेवाएं, कुछ मिल जाए, कुछ सर्विसेज हमें मिल जाएं, कुछ छोटी छोटे अधिकार भारतीयों को दे दिए जाएं, आप बने रहें पर थोड़े थोड़े अधिकार हमें दे दें। ऋषिदान पहले से कह रहे, भाई पूरा देश चाहिए, स्वराज चाहिए, स्वदेश चाहिए, तुम नहीं चाहिए यहाँ पर। और कांग्रेस के अंदर अभी भी थोड़ा कुछ दे दीजिए। क्यों? उन्हीं के बनाए हुए थे। 20 सालों तक अंग्रेज अधिकारी, IAS ICS अधिकारी ही कांग्रेस के अधिकारी रहे, चेयरमैन भी रहे और सेक्रेटरी भी रहे। मैं आप सब उस इतिहास को पढ़ सकते हैं, मैंने जो पेपर दिया उसमें इसको थोड़ा सा एलेबरेट करने का कार्य किया है। बंधुओं, समय की सीमाएं हुआ करती हैं ऐसी गोष्ठियों में। मैं और अधिक लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मेरा लगभग शायद पूरे होने वाला है। मैं आपके सामने केवल दो वाक्य और रखूँगा। कल्पना दे दी ऋषि दयानंद ने। उस कल्पना के आधार पर जब ये सत्यार्थ प्रकाश जैसे इन वाक्यों का प्रचार तेजी से हुआ और भारतीयों की 2-3 इच्छाएं क्लियर हो गई। ये देश हमारा है, हमारा देश वहाँ से लेके वहाँ तक था, ये सारे विदेशी थे, ये आक्रांता थे, लंबे समय तक इन्होंने हमें लूटा, अब हमारे को अपना देश चाहिए। जब ये विचारधारा पैदा हो गई और वही विचारधारा आस्ता आस्ता देश में डेवलप होने लगी, कांग्रेस में 2 दल बन गए। एक दल था नहीं अंग्रेज सरकार से हाथ जोड़ के जो मिल जाए ठीक है, दूसरा दल था नहीं भाई पूरी की पूरी सत्ता चाहिए। इन्हीं के कारण एक गरम और एक नरम दल बना। इन्हीं का नाम गरम और नरम दल है। माफ़ करना, गरम दल में वही थे जो ऋषिदान की प्रेरित होकर के पूरी की पूरी सत्ता चाहते थे। उसमें लाला लाजपत राय से शुरू होकर के जो परंपरा चली, और वो परंपरा कितनी गजब की चली, आज़ादी के बलिदान की परंपरा गजब है, हद है उस चीज़ को लेकर के। एक ही परिवार का केवल एक नाम लूँगा, वो था भगत सिंह जी का परिवार। सरदार भगत सिंह के परिवार में भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं थे, भगत सिंह के पिता क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के दादा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के दूसरे चाचा क्रांतिकारी थे। यानी कि पूरा परिवार क्रांतिकारी था। केवल एक विषय के कारण से आर्य समाज की परंपरा घर में घर कर चुकी थी पूरी तौर पर। और सरदार अर्जुन सिंह जो ऋषिदान से जुड़े थे, ऋषिदान से मिले थे, उन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि मैं अपने बच्चों को अब केवल और केवल देश के ऊपर वक्फ करता हूँ। वक्फ मतलब दान करता हूँ, और ये भगत सिंह का अपना वचन है। तो इसलिए बंधुओं, मैं समय की सीमा में रहते हुए यही कहूँगा कि वो जो बलिदान की परंपरा चली, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, और एक पूरी की पूरी परंपरा में नाम लेना चाहूँ स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, श्याम जी कृष्ण वर्मा,
राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, और मतलब ये तो इतनी लंबी है कि मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो उसी में समय निकल जाएगा। अगर पेपर आप सबके पास जा सकेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। इस पूरी परंपरा के पीछे एक प्रेरणा काम कर रही थी और उस प्रेरणा का नाम था ऋषि दयानंद, और जो प्लेटफॉर्म काम कर रहा था उस प्लेटफॉर्म का नाम था आर्य समाज। छुपने की जगह तो आर्य समाज, बैठकों की जगह तो आर्य समाज, वकील खड़े हैं बचाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों को तो आर्य समाजी, हथियारों के लिए पैसा देने वाला कोई व्यक्ति है तो आर्य समाज से प्रेरित व्यक्ति है। अगर आप पूरे इतिहास को खंगाल के आराम से देखेंगे, दुर्गा भाभी से लेकर के चंद्रशेखर आजाद के पीछे तक जाकर के और सुभाष चंद्र बोस के पीछे जाकर के और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की इस पूरी परंपरा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आर्य समाज की वो ज्योति थी जो ऋषि दयानंद ने प्रज्वलित की थी। लंबे इतिहास को थोड़े शब्दों में समेटना कठिन हुआ करता, खासकर मेरे जैसे गैर विद्वान व्यक्ति के लिए। फिर भी मैंने एक प्रयास किया। ऋषि दयानंद की इस परंपरा को आगे तक कभी और अवसर मिलेगा तो आपके बीच रखने का प्रयत्न करेंगे, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ऋषि दयानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें राष्ट्र की कल्पना दी। अन्यथा हम भी किसी एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य में होते आज, जहाँ पर अपना नहीं ब्रिटिश राज ही हमेशा के लिए हमेशा रह चुका होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस चर्चा के शुरुआत करने वाले सभी महानुभावों का और आरंभ इस विचारधारा को कि इतनी सुंदर गोष्ठी की जाए जिन्होंने की, उसके लिए आभार करता हूँ।